Hello friends, welcome back to this channel, and today we are going to see about Jharkhand history, and from Jharkhand history I took one topic called Sardari Andolan, and you know about the importance of Sardari Andolan, right? तो सरदारी आंदोलन के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे और सरदारी आंदोलन के जो बाद का जो प्रोसेस है, यहीं से आपका जो जन्म होता है आपका बिरसा बिरसा आंदोलन का, या तो उल गुनान, राइट। बिरसा उल गुनान का जन्म होता है। इसी आंदोलन का परिणाम है, रिजल्ट है आपका जो सीएनटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट, ओके, 1908, इसी का परिणाम है ये सब। तो कॉज क्या था, सोशल एक्सपेक्ट क्या था, इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट क्या था, राइट, और कल्चरल एक्सपेक्ट क्या था, इसमें सब सारा डायमेंशन देखने की कोशिश करेंगे। क्या देखेंगे इसमें से, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा, राइट, कल्चरल क्या पड़ा, कल्चरल एक्सपेक्ट, फिर इसका इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्सपेक्ट भी देखेंगे कि इसका प्रभाव इकोनॉमिकली भी क्या पड़ा, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी ऑल एक्सपेक्ट ऑफ दिस आंदोलन, ओके। सो सरदारी आंदोलन हुआ क्यों, कितना चरण में हुआ, कितना इसका इम्पैक्ट पड़ा, ताकि ये रूप जो लिया बिरसा उलगुनान, फाइनली ये मर्ज हो गया था, राइट, फाइनली एट लास्ट ये बिरसा उलगुनान में मर्ज हो गया था, राइट। तो पूरा बेसिक्स हम जानने की कोशिश करेंगे, और होप आपको इस वीडियो देखने के बाद आपका इस टॉपिक से अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है, राइट, कुछ भी क्वेश्चन आता है सरदारी आंदोलन से रिलेटेड, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपका क्वेश्चन मेंस में छूटेगा नहीं, राइट। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहा जाता है, तो इसका टाइम फ्रेम पे लिख देता हूँ पहले, है ना। कहा जाता है कि ये जो विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था, ये आपका कहीं ना कहीं 1858 से लेके 95 तक चला था, राइट। बट किसी किसी बुक में 95 की जगह पे 90 भी लिखा है, तो बट हम मान के चल ये वाला लेके चलते हैं, प्रो वाला, ठीक है। आपका 1858 से लेके 95 तक, ठीक है, ऑब्वियसली 1895, राइट। तो ये हम मान के चलेंगे, सेकंड वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट किसी किसी बुक में 90 भी दे के रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं, जैसे कि हर वीडियो में आपको डिटेल में बताता हूँ, तो इस वीडियो में भी हम जानने की कोशिश करेंगे इसका बैकग्राउंड। तो कहा जाता है इस विद्रोह का, सरदारी आंदोलन का कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है आपका भूमिज विद्रोह से, ठीक है, भूमिज विद्रोह से, ठीक। या तो आप ये बोल सकते हो कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, भूमिज विद्रोह जो है, भूमिज आंदोलन, वो सरदारी आंदोलन का स्टार्टिंग पॉइंट है। बट इससे भी अगर हम थोड़ा सा इसको बैक ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो कोल विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह, कोल रिवोल्ट, ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड जो है ना, खाका तैयार यहाँ से होता है बेसिकली। देखिए हुआ क्या था, कोल विद्रोह का आपका टाइम पीरियड पता है, आपका हुआ था आपका 1931 से 32 के आसपास, राइट। तो कोल विद्रोह का जो वहां पे एक सरदार हुआ करता था, कोल विद्रोह का एक सरदार था, वो काम करने के लिए चला गया था आसाम, याद है, चला गया था आसाम, वहां पे चाय का बागान में काम करने के लिए चला गया था। ये कोल विद्रोह का क्या था, ये सरदार था, ठीक है, कोल विद्रोह का ये सरदार था। जब वापस ये वहां से आसाम से काम करके वापस आया झारखंड, राइट, तो देखा कि उसका भूमि जो है हड़प लिया गया। क्या भूमि को क्या किया गया है, हड़प लिया गया है, राइट। तो इसलिए उस भूमि को हड़प जो लिया गया और वापस लाने के लिए, इसी के लिए नाम पड़ा है भूमिज विद्रोह। मतलब लैंड जो था, लैंड को कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है, लैंड को कैप्चर कर लिया गया था। अब ये लैंड किसके द्वारा कैप्चर किया गया था, ये लैंड जो कैप्चर किया गया था ना, सो दे यूज टू कॉल देम एज ए दिको, ओके। तो दिकू के द्वारा ये लैंड कैप्चर किया गया था, और दिकू जो वर्ड है इसको यूज दो सेंस में किया गया था। ये दिकू जो है ये इंडियन को भी बोलते थे दिकू, और जो आपका ब्रिटिशर्स थे, राइट, मतलब
ब्रिटिशर्स या तो ब्रिटिश कर लो, BRITSHER, ठीक है। दोनों को दिक्कू बोलते थे, राइट। दिक्कू मतलब आपका जो होता है ना गैर आदिवासी, राइट, नॉन ट्राइबल, नॉन ट्राइबल। तो यहाँ से जो दिक्कू लोग थे उन्होंने हड़पना शुरू कर दिया किसका, जो आपका हमारा ट्राइबल लैंड था, ट्राइबल लैंड था, उनको हड़पना शुरू कर दिया था। ये आपका बैकग्राउंड समझ में आ गया। सरदारी आंदोलन का जो शुरुआत होता है, अगर बेसिक अगर देखा जाए बैकग्राउंड, खाका तैयार होता है कोल रिवोल्ट 1931-32 से। कोल का जो सरदार हुआ करता था, वो सरदार कहीं ना कहीं जब आसाम गया हुआ था चाय के बागान में काम करने के लिए, और जब काम करके वापस आया झारखंड, तो देखा कि उसका लैंड जो है कैप्चर कर लिया गया है किसके द्वारा, दिक्कू के द्वारा। और दिक्कू को कहा जाता था ट्राइबल के द्वारा कि वो इंडियन भी हो सकता है और ब्रिटिशर्स भी हो सकता है, बट वो नॉन ट्राइबल है, राइट। और जब ये जमीन जो हड़पा हुआ जमीन था कैप्चर किया, उसको वापस लाने के लिए जो भूमिज विद्रोह है, नाम से लग रहा है कि भूमि के द्वारा, राइट, भूमिज विद्रोह ये स्टार्ट किया गया था। तो इस सरदार के नाम से ही, ठीक है, इस सरदार के अलावा जब वापस हम आएंगे टॉपिक पे, तो देखना वहां पे आपका जो सरदार हुआ करता था किसका, उरांव का, ठीक है, उरांव का, मुंडा का। तो गांव का जो बेसिकली आपका हेड हुआ करता था ना, तो लोग सरदार का मुखिया बोलते सकते थे, ठीक है, मुखिया बोलो, हेड जो भी था। तो वो लोग गांव में उरांव मुंडा को क्या वो लोग बोलते था, सरदार, ठीक है। तो दो सरदार बेसिकली हो गया है ना, एक आपका कोल विद्रोह का जो भूमि विद्रोह का सरदार, और इसका आपका मतलब कोल विद्रोह का सरदार। और यहाँ से जो मुंडा और उरांव के द्वारा अपना मुखिया को बोला जाता था सरदार। तो यहाँ पे सरदार, बहुत सारे सरदार मिल गए बेसिकली, ठीक है, और इकट्ठा होके लड़ने लगे। इसीलिए इस विद्रोह का नाम जो पड़ा, इस विद्रोह का नाम क्या पड़ा, इस विद्रोह का नाम क्या पड़ा, सरदार आंदोलन और सरदारी विद्रोह। तो नाम से समझ में आ गया आपको, टाइमलाइन आपको बता दिया, ठीक है। और आंदोलन का मतलब ऑब्वियसली, आंदोलन मतलब क्या होता है, आपको एक तरह से ये किया गया है, ठीक है, दबाने की कोशिश किया जा रहा है, राइट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आंदोलन। आंदोलन कोई खुशी में तो करता नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका वहां पे एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, मतलब आपका शोषण हो रहा है, ठीक है। एक्सप्लोइटेशन हो रहा है या तो शोषण हो रहा है। तो यहीं से आपका बैकग्राउंड और जो बेस है आपका सरदारी आंदोलन का तैयार होता है। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और हम और कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने टाइम फ्रेम भी बता दिया आप लोगों को, है ना, 1858 से लेके 1895, और किसी किसी बुक में 90 भी थी। तो हम ये वाला कंसिडर करके चलते हैं, आपको जो कंसिडर करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और दिक्कू वाला भी कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको। और उस टाइम पे हमारा क्या होता, CNT, है ना, छोटा नागपुर टेनेंसी, ठीक है, एक्ट था, ठीक है, CNT एक्ट 1806, है ना, उसको क्या बोला गया था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। वो 1908 वाला नहीं है, वो बाद में आएगा, क्योंकि हम उस टाइम पे भी पहुंचे ही नहीं है, ठीक है, अभी हम यहाँ पे हैं। तो इस एक्ट का प्रावधान क्या है कि जो ट्राइबल पीपल, ट्राइबल लैंड है, ठीक है, इसमें जो नॉन ट्राइबल, नॉन नॉन ट्राइबल, ठीक है, जो लैंड लॉर्ड है, उसमें अपना हक जमा सकता है, ठीक है, उसमें अपना कब्जा या हक बोलो जमा सकता था, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हुआ, कोई ट्राइबल का जो लैंड था वो ट्रांसफर किस में हो रहा था, नॉन ट्राइबल लैंड लॉर्ड में। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो यहाँ ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें ऑब्वियसली गुस्सा होगा, ठीक है। इससे होगा क्या, वो अपना जो एक्सप्लोइटेशन है, राइट, एक्सप्लोइटेशन फील करेगा कि भाई मेरे साथ एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। तो बाद में ये ट्रांसफर ना हो, है ना, कि ट्राइबल का नॉन ट्राइबल में, इसीलिए CNT एक्ट को लाया गया था 1908 में, ठीक है। तो ये एक रीजन था जिसके कारण से जब टर्म में यूज किया दिक्कू, राइट, दिक्कू, ये चाहे इंडियन भी हो सकता था या तो आपका ब्रिटिशर्स भी हो सकता था। तो अब इन दोनों के द्वारा यहाँ पे लैंड पे कब्जा
होना शुरू हो गया था, राइट। तो ये था हमारा बैकग्राउंड था, राइट। उसके बाद बोला जाता है कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया भूमिज विद्रोह से, तो ये सबसे लंबा चला था, लगभग 40 to 45 ईयर्स बेस्ड ऑन ये वाला टाइम लाइन, ठीक है। अगर 95 लोगे तो आप 45 पे पहुंच जाओगे, 90 लोगे तो 40 ईयर्स तक। तो कहता है कि ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट जो ये है, क्या बोलते हैं, रिवोल्ट है माना जाता है, ठीक है। और ये 3 चरणों में बेसिकली लड़ा जाता है, ठीक है। पहला फेज मैंने आपको बता दिया, भूमिज विद्रोह, ठीक है। भूमिज विद्रोह, भूमिज रिवोल्ट। और सेकंड में क्या हुआ ना, सेकंड में जब वापस आता है वो लोग असम से खेती करके, तो जो लोग वापस मांग करता है कि मेरा वापस जमीन है ना जो आप लोग कैप्चर की हो उसको लौटा दो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पुनर्वास, है ना, पुनर्स्थापन, ठीक है। या तो बोल सकते हैं उसको रीसेटलमेंट, रीसेटलमेंट, ठीक है। ये पीरियड था आपका 1881 से 90 का पीरियड था, राइट। और आपको पहला जो बता दिया था आपका भूमिज विद्रोह, ये था कोल विद्रोह था ना, हाँ, आ गया समझ में। ये आपका भूमिज विद्रोह था आपका 81 तक था। ये भूमिज विद्रोह कितना था, 1858 से, इसलिए यहाँ से देखिए शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 1858 से। तो पहला भूमिज विद्रोह के रूप में सरदारी आंदोलन लेता है रूप, और ये चलता है आपका 81 तक, 81 तक। दूसरा पेन ले लें, ठीक है। ये भूमिज विद्रोह था आपका 1858 से लेके आपका 81 तक चलता है, फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज आपका 81 से लेकर 90 तक चलता है। और थर्ड वाला जो रिवोल्ट है, ये बेसिकली आपका पॉलिटिकल रूप ले लेता है, ठीक है। पॉलिटिकल फॉर्म में ये लड़ा जाता है, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड है आपका 90 से 95, ठीक है। ऑब्वियसली 1890 से लेकर 1895 तक। तो ये 3 फेज में लड़ा जाता है, कौन सा, सरदारी आंदोलन। बेसिक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लास्ट में रिकैप कर दूंगा मैं, अभी मुझे बताने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इस सरदारी आंदोलन का बैकग्राउंड बता दिया, 3 फेज में लड़ा गया, क्यों लड़ा गया, ठीक है। और सीएनटी जो एक्ट था 1869, ठीक है, इसके चलते जो लैंड का ट्रांसफर हो रहा था ट्राइबल से नॉन ट्राइबल में, तो उसके लिए वापस रीसेटलमेंट का फेज हुआ, लड़ा गया, ठीक है। उसका भी टाइम पीरियड बता दिया। इतना तो बेसिक्स था। अब इसका सिर्फ एक कारण नहीं था कि सिर्फ लैंड का प्रॉब्लम, ठीक है। लैंड का प्रॉब्लम तो था ही, जो बेसिक मेन मुद्दा है ही उसका, ठीक है। क्योंकि जो भूमि विद्रोह से नाम से समझ में आ रहा है कि ये भूमि का ट्रांसफर हो रहा है ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल। एट द सेम टाइम अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, ये ब्रिटिश का एक्सप्लोइटेशन भी आएगा, ठीक है। जो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश का जो कॉलोनियल कॉलोनियल मतलब जो औपनिवेशिक पॉलिसीज, बोलो पॉलिसीज, ठीक है, उसमें से भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जो आपको देखने को क्या मिलेगा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड जमीन का जो रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, जैसे आपने नाम सुना ही होगा, परमानेंट सेटलमेंट, राइट, परमानेंट सेटलमेंट, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। और इसका टाइम पीरियड है आपका 17 से कितना, 93 में। तो ये तो सबसे बड़ा मेजर कारण था ये ब्रिटिश के चलते। उसके साथ साथ और था आपका ये तो एक मेजर कारण था ब्रिटिश कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और सेकंड आप ये बोल सकते हो ऑपरेसिव ऑपरेसिव ठीक है, ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ लैंडलॉर्ड, ठीक है। अब लैंडलॉर्ड जो हुआ करता था ना, ये ब्रिटिश नहीं हुआ करता था। ये क्या होता था, ये लोकल लोग ही होते थे, ठीक है, लोकल लोग। बट ये एक तरह से नॉन ट्राइबल लोग थे, जिसको दिक्को हम बोल रहे हैं, राइट। तो ब्रिटिश द्वारा इसको जो अपॉइंट किया जाता था, राइट, ब्रिटिश के द्वारा जो यहाँ पे लैंडलॉर्ड है ना, ब्रिटिश द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता था। और इसका क्या काम होता था कि जो लैंडलॉर्ड है ना, रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को वापस जमा करना, ठीक है। तो ये तो दो कारण है। अब ये भी अपना क्या करेगा,
जो दमनकारी नीति है, एक तो ये दमनकारी नीति हो गया, राइट, दमनकारी नीति किसका, लैंड रेवेन्यू सिस्टम का, ब्रिटिश द्वारा, और इसका जो ऑपरेसिव पॉलिसी, इसका दमनकारी जो नीति है यहाँ पे लाया गया। तो इससे होता क्या है, अब ट्राइबल का जो एक्सप्लॉइटेशन है ना, दोनों साइड से होने लगा, ठीक है, ट्राइबल का एक्सप्लॉइटेशन दोनों साइड से होने लगा। प्लस अब क्या होगा यहाँ पे, जो डिस्प्लेसमेंट बताया आपको, है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा ट्राइबल का, लैंड का डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स। ये इसका मतलब क्या हुआ, अब आपका लैंड है, मान के चलो ये, ठीक, ये आपका है कोई यहाँ पे ट्राइबल लैंड है, ठीक है, और ये लोग जो नॉन ट्राइबल दिकुज हैं, ठीक है, ऑब्वियसली उसके पास ट्रांसफर हो रहा है, तो आपके पास क्या होगा, कुछ नहीं बचा। तो जब आपके पास जमीन ही नहीं बचा, ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट हो, आप डिस्प्लेस होगे कि नहीं होगे, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट किसका, ट्राइबल का होना शुरू हुआ। तो यहाँ से उस डेफिनेटली है कि उसमें अप्रोच आएगा ही आएगा, राइट। उसके बाद क्या हुआ ना, ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉ भी लागू कर दिया, ठीक है, फॉरेस्ट लॉ, लैंड रेगुलेशन, परमानेंट सेटलमेंट तो लगा ही दिया लैंड पे, राइट, जमीन पे। अब क्या किया, फॉरेस्ट लॉ भी उन्होंने लागू किया। उससे क्या हो गया कि जो फॉरेस्ट का रिसोर्स है, ठीक है, फॉरेस्ट मतलब जंगल का जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे कि पहले जो ट्राइबल लोग जाते थे किसके लिए, हंटिंग के लिए, शिकार के लिए जाते थे, राइट, हंटिंग, गैदरिंग, ठीक है, और जो यहाँ पे जमीन से रिलेटेड था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करते थे। तो ये इसका जो एक्सेस है ना, फॉरेस्ट का भी इन्होंने बंद कर दिया, एक्सेस अब नहीं रहा फॉरेस्ट में, किसका, ट्राइबल का। और एग्रीकल्चर में जो आपका जो परमानेंट सेटलमेंट जब हिस्ट्री में पढ़ते हो, कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, वहां सभी लोगों को हैवी टैक्सेस देना पड़ा। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि कितना सारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है, कितना सारा एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण हो रहा है चारों तरफ से, राइट। तो इससे हुआ क्या, अगर आपका जमीन चला गया, ठीक है, आपका जमीन चला गया, ट्रांसफर हो गया ट्राइबल से नॉन ट्राइबल में, आपका फॉरेस्ट पे एक्सेस नहीं है, लैंड पे हैवी टैक्सेस देना पड़ रहा है, तो एक तरह से आप बोलो कि अपना जो ऑटोनॉमी है आपने खो दिया, राइट। ट्राइबल का जो ऑटोनॉमी हुआ करता था, स्वामित्व, वो आपने खो दिया, आपके हक में आप कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ना, आपका आगे जाके आंदोलन का रूप लेती है। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आंदोलन का शुरुआत क्यों हुआ, ठीक है, क्या कारण रहा होगा कि आंदोलन ट्राइबल के द्वारा किया गया। तो मैंने एक अभी पहले 2 पॉइंट बता दिया, ब्रिटिश का कॉलोनियल पॉलिसीज, और आपका सेकंड में ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ लैंड लॉ, राइट। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उसके साथ साथ क्या हुआ ना, ये तो जमीन से रिलेटेड मैंने तो बता दिया, राइट, जमीन से लेके और जमीन और जंगल के लिए, ठीक है, जल जंगल जमीन बोलते हैं झारखंड के लिए ना, तो जमीन के लिए आपको बता दिया कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम मेन कॉज, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दैट मीन्स परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट डेट मतलब डेट भी क्या आपको रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। जंगल में फॉरेस्ट लॉ लाया गया, ठीक है, फॉरेस्ट लॉ, जहाँ से आपको एक्सेस नहीं दिया गया कि आपको जितना भी फॉरेस्ट का रिसोर्सेस है आप एक्सेस कर पाओ, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद कहीं ना कहीं जो ईसाई ईसाई लोग आए थे, राइट, ईसाई मिशनरी, क्रिश्चियन, हाँ, क्रिश्चियन मिशनरी, राइट, इन लोगों का भी आगमन से इफेक्ट पड़ा, कहाँ पे, इसके चलते देखो अभी वाला जो पिछला वाला बताया है ना, ये डायरेक्टली हंट कहाँ किया, ठीक है, ये डायरेक्टली आपका जो हंट किया, ये आपका इकोनॉमिकली का है, राइट, आपका इकोनॉमी से किया, क्योंकि अगर आपका जमीन चला गया जहाँ से आप खेती करते थे और कुछ भी एक्टिविटी करते थे जहाँ से आपका पैसा इनकम जनरेट होता था, फॉरेस्ट से भी आप क्या करते थे, आप अपना खाना पीना हंटिंग गैदरिंग करके कुछ जीवन यापन करते थे, मतलब बेसिकली इकोनॉमी पे आपको सीधे चोट पहुंचाया ब्रिटिशर्स ने, राइट, लैंडलॉर्ड्स ने। उसके बाद यहाँ पे जब आया क्रिश्चियन मिशनरी, ईसाई वाला, ठीक है, ये लोग क्या करेगा, ये लोग आपका कल्चर पे हट करेगा, ठीक है, पहला तो इकोनॉमी का एंगल हमने दे दिया, इकोनॉमी वाला एंगल हमने देख लिया, क्योंकि हमको आंसर लिखना है मल्टी डायमेंशन, राइट, मल्टी डायमेंशन हमको लिखना है आंसर, तो हर एंगल को देखना पड़ेगा। अब ईसाई वाला ने कल्चर पे हट किया, कल्चर पे कैसे हट किया, जो हमारा ट्राइबल है,
ट्राइबल का जो सालों सालों से जो आप प्रथा चली आ रही है, राइट, कल्चर चला आ रहा है, राइट, उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो प्रैक्टिसेस चलती आ रही है, राइट, सालों सालों से, और बिलीफ, जो विश्वास है, बिलीफ बिलीफ सिस्टम वो चलते आ रहा है। तो अगर आपका धर्म परिवर्तन करेगा, तो ट्राइबल को क्या किया ना, ईसाई मिशन ने, ठीक है, मिशनरी ने ट्राइबल को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, किसमें, क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। अब अगर कन्वर्ट हो गया तो आपका तो जितना ट्राइबल से रिलेटेड प्रैक्टिसेस है, बिलीफ है, सब तो खत्म हो जाएगा। तो अब आपका अस्तित्व में हिट कर रहा है लोग, ठीक है, आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपका जो अस्तित्व है। तो अगर आपको ईमान के चलिए ये एक मास लेवल पे कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, मतलब मास लेवल पे कन्वर्ट होना शुरू हो गया, तो ट्राइबल नाम का कोई चीज ही नहीं बचेगा, राइट, ट्राइबल नाम का कोई चीज ही नहीं बचेगा मास लेवल पे। तो यहाँ पे भी अटैक किया, तो यहाँ से भी लोगों का जो आक्रोश है, गुस्सा है, ठीक है, गुस्सा है, वो जाहिर सी बात है कि वो पनपेगा, ठीक है, ये भी एक कारण था, राइट। उसके बाद अगर ये मैंने तीसरा पॉइंट बताया, ठीक है, अब हम इसका चौथा एंगल देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप ये भी आपका इकोनॉमिक से रिलेटेड है, ठीक है, फोर्स्ड लेबर करके एक कॉन्सेप्ट आता है, फोर्स्ड लेबर, ठीक है। फोर्स लेबर का मतलब आपको नाम से ही लग रहा है कि आपको फोर्सफुली लेबर का काम दिया जाएगा, ठीक है। दो यू आर इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड, इट डजंट मैटर, बट यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय योर ब्रिटिशर्स, राइट। ब्रिटिशर्स administration system is now, uh, you know they are, because you are colonial of britishers, right, so you have to follow the rules। so आपको बोला जाता है कि आप एग्रीकल्चर करो, आप अपने से नहीं करो, ठीक है। उसके जो लैंडलॉर्ड है, ठीक है, लैंड लॉर्ड जो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंटमेंट किया, उसके अंदर जितने से एग्रीकल्चर का काम रहेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर का काम, वहां पे आपको जाके काम करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना काम नहीं है, अपना मर्जी से नहीं, इट्स decision made by Britishers। Now you have to go and work for agriculture, and ये प्रोडक्ट, ये जो इतना प्रोडक्टिविटी होगा आपका नहीं होगा, ये आपका लैंडलॉर्ड का होगा, ठीक है। सिमिलरली आपका कहीं पे कंस्ट्रक्शन का अगर काम चल रहा है, राइट, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, and then again you have to go and work for them, right, without any reason, just follow their order, ठीक है। ऑर्डर कर दिया भाई कि आपको काम करना है तो काम करना है, तो एक कॉन्सेप्ट आ गया फोर्स लेबर का, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है, एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, किसका, ट्राइब का। तो ये भी आपका इकोनॉमिक, या तो आप इसको सोशल भी बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि आपका इकोनॉमिकली तो चोट पहुंचा ही पहुंचा, सोशल में मतलब आपका कोई इज्जत ही नहीं है एक तरह से, राइट, you don't have any dignity of, right, just go and work, right, like मजदूर, that's why called forced labor। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो मतलब हर एंगल पे आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको नेक्स्ट वीक में बताते हैं, ठीक है। फ्यूडलिज्म एंड लैंड लॉर्डिज्म, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अब जो जमींदारी सिस्टम थी, ठीक है, जमींदारी सिस्टम पर जो जमींदारी प्रथा थी, ठीक है, ये यहाँ पे हावी हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे हावी हो गया। इससे क्या हुआ, यहाँ पे भी आपका इकोनॉमिक जो है ना, हैम्पर किया, मतलब इकोनॉमिकली यहाँ से भी आपका क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गया, राइट। तो इसमें इसमें होता क्या था, लैंडलॉर्ड और यहाँ से आपका जो ये है साहूकार लोग होते थे इस समय पे, ठीक है, फेडरलिज्म में साहूकार, तो आपका कम, मतलब आप जो पैसा वैसा लेते जाते थे, है ना, तो उसको कम ब्याज से ज्यादा ब्याज पे इंटरेस्ट पे देना, फिर उस पर कंपाउंड इंटरेस्टिंग करना। और लैंडलॉर्ड में आपको पता ही है कि जब आप खेती करते हो तो उस पर कितने सारे टैक्सेस, भले उपजाऊ हो या ना हो, एट एनी कॉस्ट यू हैव टू पे। जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, साहूकारी जिसको बोलते हैं, राइट, ये सब हुआ करता था। फेडरलिज्म और लैंडलिज्म में बता दिया आपको, ये सब होता था, ठीक है। उसके बाद सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था इसी पीरियड पे। सोशल डिस्क्रिमिनेशन मतलब सामाजिक भेदभाव, कैसे,
कि बोला गया था कि अगर जो नॉन ट्राइब लोग, सॉरी ट्राइब लोग है ना, इसको डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, आपको भेदभाव, भेदभाव मतलब सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव कैसे, कि नो एक्सेस टू योर एजुकेशन, ठीक है, नो एजुकेशन, आपको एजुकेशन का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। सिमिलरली नो हेल्थ एक्सेस, हेल्थ का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। सिमिलरली जो आपका उस टाइम का पॉलिटिकल ये हुआ करता था, क्या बोलते हैं, सिस्टम, ठीक है, तो ट्राइबल लोगों को बोला कि नो यू डोंट, यू आर नॉट सपोज टू बी पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो पॉलिटिकल जो व्यवस्था थी वहां पे भी उनको हक नहीं दिया जाता था, ना ही एजुकेशन पे, ना ही हेल्थ पे। तो सोशल भी आपका एक तरह से डिस्टोर्शन या तो एक्सप्लॉइटेशन बोल सकते हो, यहाँ पे हो रहा था, किसका, ट्राइब का, ठीक। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ, और जो अफेक्टेड एरिया था ना, मैं आज की डेट में अगर बताऊं, अफेक्टेड एरिया जो था मोस्टली आपका था रांची, ये जो सरदारी आंदोलन हुआ, ठीक है, रांची, हजारीबाग, गुमला, गुमला, लोहरदगा, लोहरदगा, और अब अगर आप संथाल में जाओगे तो आपका दुमका, दुमका, देन योर देवघर एंड योर पाकुड़, देवघर, पाकुड़, ठीक है। ये क्या रहा आपका, जो एरिया अफेक्टेड एरिया था, इस एरिया में ज्यादा ये देखने को मिला था। तो आपको बेसिक्स पता चल गया कि क्या रीजन रहा है। अब हम इमरजेंस देखते हैं, जो इसका अभी तक तो सिर्फ हमने क्या देखा, अभी तक हमने, एक सेकेंड, ओके, ओके, अभी तक हमने क्या देखा, सिर्फ एक्सप्लोइटेशन देखा, एक्सप्लोइटेशन मतलब किस तरह से शोषण होगा, ठीक है। और इसमें हमने डायमेंशन दिया, सोशल का भी दिया, ठीक है। सोशल में तो कल्चरल वाला आ गया, ठीक है। मतलब सोशल मतलब कल्चरल वाला में क्या क्या आया, इसमें आपका ट्राइब टू, मतलब आदिवासी टू क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा ट्रांसफर वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद सोशल में आपका क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन वाला, नो एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। और इकोनॉमी में तो सबसे ज्यादा किससे हैम्पर किया था, इकोनॉमी वाला में, ठीक है, इसके द्वारा लैंडलॉर्ड, देन आपका ब्रिटिश पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, देन आपका मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। यहाँ से आपका इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन शुरू हो गया, ठीक है। अब इसके जो विरुद्ध में, अगेंस्ट में, हमारा इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से अब धीरे धीरे अंग्रेजों को, मनी लैंड लॉन्डर्स को, और लैंडलॉर्ड जितना भी है, यहाँ से धीरे धीरे अब इसका विरोध होना शुरू होगा, ठीक है। तो इसलिए आगाज होता है इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ये होता है बेसिकली किसके नेतृत्व में, मेन जो आपका ये है, सरदार, मैंने आपको बताया, सरदार, किसका सरदार, मुंडाओं का, मतलब जो मुखिया होता है, देन उरांव का, ठीक है, हो का, ठीक है। मेनली ये सब का जो मुखिया है, इन लोग के द्वारा फिर बाद में ये बिरसा मुंडा का भी सपोर्ट मिलता है, ठीक है, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का, और बाद में बताऊंगा भी, ठीक है। तो सरदारों के द्वारा ये आंदोलन, जो मूवमेंट, रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर दिया। और इन लोग ने क्या किया ना, मास लेवल पे, मतलब मास लेवल पे जो ट्राइब लोग हैं, ट्राइब लोग से उसको क्या किया, एडवोकेट करना शुरू कर दिया, मतलब जागरूक करना शुरू कर दिया, किसके लिए, कि यू यू गो फॉर योर, यू गो फॉर, क्या बोल सकते हैं उसको, राइट्स, गो फॉर योर राइट्स, जो आपका राइट्स है, आपका जो ऑटो ऑटोनॉमी है, राइट, जो छीना गया है, हक अधिकार है, राइट्स है, उसके लिए आप जागरूक हो। ये वहां का जो सरदारों ने लोगों को मास लेवल पे एक्टिवेट करना शुरू किया, मतलब एडवोकेट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। या तो आप ये बोल सकते हैं मोबिलाइजिंग करना, ठीक है, मोबिलाइजिंग करना शुरू कर दिया था लोगों पे, राइट। और ये प्रोटेस्ट जो था, मोबिलाइजिंग करने का मतलब क्या हुआ, ये स्टार्टिंग में ये जो रेजिस्टेंस किया ना लोगों ने, सरदारों के द्वारा,
ये आपका जो गांधीवादी तरीके से किया। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सरदारी जो आंदोलन है, मूवमेंट है, ठीक है, आप गांधी के कॉन्टेक्स्ट में, महात्मा गांधी के कॉन्टेक्स्ट में या तो क्या सिमिलरिटी है या तो क्या डिसिमिलरिटी है, आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। तो ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं सरदारी आंदोलन, इसको गांधीवादी के रूप में लड़ा गया। और गांधी का जो मेन चीज था लड़ना, वो क्या था? अहिंसा वाला, राइट था, नॉन वायलेंस, राइट, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब जैसे कांग्रेस करता था ब्रिटिश के सामने, वैसे ही ये जो सरदार का आंदोलन था, ये 3P के प्रिंसिपल पे लड़ा गया। और 3P क्या होता है आपका? सबसे पहले भाई प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे साथ धोखाधड़ी मत करो, छल कपट मत करो, हमारा जमीन वापस करो, ऐसा करो वैसा करो, हम प्रेयर करेंगे, राइट। उसके बाद क्या करेंगे? हम प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। प्रेयर से काम नहीं चला, प्रार्थना, तो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। दैट प्रोटेस्ट आल्सो इज अ टाइप ऑफ नॉन वायलेंस, हम वायलेंस नहीं करेंगे, राइट। और थर्ड इज हम पिटिशन में पिटिशन फाइल करते जाएंगे। एक बार नहीं मानोगे, दो बार नहीं मानोगे, तीसरा बार करेंगे, हम पिटिशन में पिटिशन करते रहेंगे। तो ये 3P प्रिंसिपल पे हमारा सरदारी आंदोलन भी जो था, सरदारी आंदोलन, ये 3P प्रिंसिपल पे और गांधीवादी तरीके से। तो जब भी आपका मेंस में आपको लिखना हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या तो गांधी से रिलेटेड हो और झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, तो इसको भी आंसर पे चिपका देना है कि सरदारी आंदोलन। और ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि सरदारी आंदोलन जो हुआ था, बताइए गांधीवाद मतलब महात्मा गांधी का क्या योगदान था और क्या सिमिलरिटीज है इसमें। योगदान तो नहीं बोल सकते इसमें, ठीक है, बट क्या सिमिलरिटीज है हमारा आदि सरदारी आंदोलन में और महात्मा गांधी का आंदोलन करने का तरीका, राइट। तो ये आपका प्रिंसिपल क्या है? नॉन वायलेंस, 3P, प्रेयर, प्रोटेस्ट एंड पिटिशन। ऐसा समझ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ? ये यहाँ पे लोगों का ये वाला स्लाइड देख लिया, मास लेवल पे मोबिलाइज करना शुरू कर दिया, एडवोकेट करना शुरू कर दिया, सरदारों के द्वारा मुंडा उड़ा सबका मुखिया को सरदार कर देते, ये सब हो गया। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद जब भी काम बनता नहीं, ये बात हमारा अभी बना नहीं, ठीक है, बात नहीं बना, मतलब हमारा ब्रिटिश ने नहीं ये एक्नोलेज किया, हमारा इस चीज को ब्रिटिश ने एक्नोलेज नहीं किया, ठीक है। अगर एक्नोलेज नहीं करता तो ऑब्वियसली भाई हमको नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो बिरसा मुंडा का मैं कहाँ पे लिखा था वो चीज, बिरसा मुंडा का साथ मिला था जो, ये यहाँ पे। फिर ये यही विद्रोह जो लास्ट स्टेप में था, पॉलिटिकल रूप, मैंने आपको बताया ना कि लास्ट जो फेज है वो पॉलिटिकल का रूप लेता है, जो कि कहाँ बताया था आपको। हाँ, ये देखिए, पहला आपका भूमिज विद्रोह हो गया, ठीक है, भूमिज विद्रोह, उसका टाइम पीरियड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपका पुनर्स्थापन वाला, रीसेटलमेंट वाला, और थर्ड वाला जो रिवोल्ट हुआ पॉलिटिकल, यही आपका जो लास्ट स्टेप था इस सरदारी आंदोलन का, ये पॉलिटिकल रूप लिया यहाँ से। और पॉलिटिकल जब रूप लिया तो क्योंकि काम बना नहीं, ठीक है, बात बना नहीं, जो 3P का कॉन्सेप्ट है, तो नेक्स्ट में क्या करता है, यहाँ से बिरसा में आंदोलन, ठीक है, बिरसा जो आंदोलन, एक सेकंड, बिरसा आंदोलन, ANDO आंदोलन, बिरसा आंदोलन का मर्ज, मतलब एक तरह से रूप ले लिया है, तो बोलो मर्ज हो गया, ठीक है। सरदारी आंदोलन मतलब विलय बोल लो, जो भी बोल लो, ठीक है, सरदारी आंदोलन, या तो आप ऐसे बोल सकते हो, एक सेकंड, कहाँ जाके, आप ये बोलो कि बिरसा बिरसा आंदोलन सरदारी आंदोलन से मर्ज हो गया, या दोनों मिल के लड़े, विलय हो गया, जो भी बोलो, बट यहाँ इस पॉलिटिकल ये बात नहीं बना, तो ये पॉलिटिकल एंगल ले लिया, ठीक है। पॉलिटिकल एंगल के बाद ये बिरसा मुंडा में उल्लान में ये इसका स्वरूप ले लेता है और मर्ज हो जाता है। फिर आपका इसी को बिरसा उल के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है, बिरसा उल गुलान, ठीक है, जिसको बिरसा को क्या बोलते हैं, धरती आबा भी बोलते हैं हम, धरती आबा, ठीक। और इस उलगुनाल के बाद फाइनली जो हमारा जमीन का कानून बनता है, ये, और ये बिरसा जो उलगुनाल है, ये हमारा नॉन वायलेंस से लेके फिर हम ये वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब तक सरदारी आंदोलन था तब तक नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट में चला, जैसे बिरसा आंदोलन का मर्ज हुआ, विलय हुआ, फिर वो वायलेंस के रूप में लिया। फिर इस वायलेंस को सप्रेस करने के लिए
ठीक है, सप्रेस करने के लिए, है ना। फाइनली ब्रिटिशर्स द्वारा सीएनटी एक्ट जो हम पढ़ते हैं 1908 एक्ट, इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा लागू करना पड़ा। और यहीं से ये आंदोलन, सरदारी आंदोलन बोल लो या तो बिरसा आंदोलन बोल लो, ये खत्म। क्योंकि फाइनली इवेंचुअली क्या हुआ, सरदारी आंदोलन बिरसा आंदोलन में मर्ज हो गया, राइट। और उसके बाद खत्म हो गया। फिर एंड ऑफ द डे सीएनटी एक्ट ब्रिटिश को लागू करना पड़ा और विद्रोह को समाप्त कर देना पड़ा। होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो, पूरा सरदारी आंदोलन समझ में आ गया, राइट। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तो डेफिनेटली आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे वीडियो ऐसा आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।